तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है दोस्तों ये देव परिवार ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों आपका सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। दोस्तों सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों, और शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार अपने इस क्लास को दबा करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथी दोस्तों इस क्लास का आनंद ले सके, वो भी दोस्तों इस क्लास को पढ़ सके। देखिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं। लगता है मुझे कि आपने शेयर कर दिया होगा। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। अपने दोस्तों क्लास चल रही थी पूर्व मध्य का। पूर्व मध्य काल में भी दोस्तों अपने क्लास चल रही थी राजपूत काल, और राजपूत काल के अंतर्गत भी दोस्तों हमें इतिहास के अंतर्गत 36 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। और दोस्तों ने 36 शाखाओं में से एक शाखा आपकी थी गुर्जर प्रतिहारों की, और उसे गुर्जर प्रतिहारों की शाखा के बारे में दोस्तों अपन अध्ययन कर रहे हैं। देखते हैं कि कैसे इन गुर्जर प्रतिहारों ने दोस्तों भारत के ऊपर 350 वर्ष तक उत्तरी पश्चिमी सीमा का एक प्रहरी के रूप में भूमिका अपने निभाई। दोस्तों कि विदेशी जो आक्रमण आपके थे, अरब जो आपका आक्रमण आपके थे, जो दोस्तों मुस्लिम आक्रमण आपके हुए हैं, उन आक्रमणों से दोस्तों कैसे इन गुर्जर प्रतिहारों ने हमारे इस हिंदुस्तान की जमीन या आर्यावर्त की भूमि की दोस्तों कैसे रक्षा के, अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं। अपन ने गुर्जर प्रतिहारों के अंतर्गत दोस्तों पहली जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में अपन ने देखा कि गुर्जर प्रतिहारों की शाखा की शुरुआत दोस्तों राजस्थान के जोधपुर जिले के मंडोर नामक स्थान से होती है। दोस्तों मंडोर के बाद में इन गुर्जर प्रतिहारों ने मेड़ता, जालोर के बाद में दोस्तों आपके उज्जैन, और उज्जैन के बाद में दोस्तों कन्नौज पर इन्होंने शासन किया। देखते हैं दोस्तों कि अपन देख रहे थे राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत नागभट्ट प्रथम के बारे में दोस्तों अपन ने पिछले क्लास के अंतर्गत अध्ययन कर लिया था। आगे अपन चर्चा करते हैं। इसी क्रम के अंतर्गत दोस्तों गुर्जर प्रतिहार के अगले महान राजा के बारे में बहुत आनंद आएगा। दोस्तों देखते रहिएगा कि इतिहास की क्लास को दोस्तों हम कैसे देखते हैं। देखिए नागभट्ट प्रथम के बाद में आपका ऐसे गुर्जर प्रतिहार का इतिहास कि भारत की इस भूमि पर दोस्तों इस कन्नौज की भूमि पर ध्यान देना। दोस्तों प्राचीन काल में भारत के अंदर जो भी शासक या जो राजा दोस्तों आपका पाटलिपुत्र के ऊपर यदि अधिकार करके शासन कर लेता था तो वो आपका दोस्तों पूरे भारत का सम्राट माना जाता था। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपके गुप्त काल का अंत हुआ, गुप्त काल के अंत होने के बाद में दोस्तों पाटलिपुत्र का स्थान किसने ले लिया? कन्नौज ने ले लिया। और दोस्तों इस समय अपन देख रहे हैं कन्नौज के प्रतिहार, यानी कि इस समय के दौरान दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों ने अपने मुख्य कार्य क्षेत्र किस नगर को बनाया? दोस्तों कन्नौज को बनाया। दोस्तों पूर्व मध्यकाल जैसे ही आपका समाप्त होगा और सल्तनत काल की स्थापना होगी, उसके अंतर्गत दोस्तों कन्नौज आपका ये मुख्य स्थान हट करके कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। तो दोस्तों अपन देखते हैं कन्नौज के प्रतिहारों के बारे में। देखिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन कन्नौज के प्रतिहार। कन्नौज के प्रतिहार में भी दोस्तों अपन देखते हैं सबसे पहले अपन दोस्तों देखते हैं कन्नौज के प्रतिहारों में नागभट्ट अपन ने देखा। नागभट्ट के बाद में दोस्तों ध्यान देना, नागभट्ट के बाद दोस्तों इसके दो भतीजे
कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए कक्कक है और देवराज। कक्कक और देवराज ने दोस्तों, सॉरी ककुक है, ककुक और देवराज ने दोस्तों नागभट्ट प्रथम के बाद में आपके उज्जैन या अवंती के ऊपर दोस्तों प्रतिहार राजाओं की भूमिका निभाए, लेकिन दोस्तों ये उतने साहसी और वीर योद्धा नहीं थे जितने दोस्तों नागभट्ट हुआ। ये दोनों दोस्तों निर्बल थे। इसके बाद में दोस्तों देवराज का पुत्र आता है आपका, देखिए देवराज ने गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा बने। देखिए दोनों व्यक्ति, दोनों भतीजे नागभट्ट के दोस्तों आपके क्या है, निर्बल है, साहसी नहीं थे, वीर योद्धा नहीं थे दोस्तों। ये दोनों निर्बल निकले और इन दोनों के बाद में देवराज का पुत्र आता है आपका वत्सराज, जो दोस्तों आपके ऐसे गुर्जर प्रतिहारों का दोस्तों स्थान निचले स्तर से लेकर के सर्वोच्च स्तर तक दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों को पहुंचा देता है। कौन? वत्सराज। देखिए अपन चर्चा करते हैं दोस्तों वत्सराज के बारे में। देखिए वत्सराज आपका दोस्तों गुर्जर प्रतिहार का जो अगला शासक है वो है दोस्तों आपका वत्सराज और इसका समय है दोस्तों 775 से लेकर के 800 ईस्वी तक। इसने दोस्तों आपके उज्जैन और कन्नौज के ऊपर किस समय तक शासन किया? 775 से लेकर के 800 ईस्वी तक दोस्तों इस वत्सराज ने गुर्जर प्रतिहार वंश को दोस्तों आगे बढ़ाया और इस आर्यावर्त भूमि की दोस्तों इसने लगभग 25 वर्ष तक दोस्तों उत्तरी पश्चिमी सीमा के एक प्रतिहार या द्वारपाल की या एक रक्षक की भूमिका किसने अदा की दोस्तों? वत्सराज ने। देखिए अपन देखते हैं इसके बारे में दोस्तों। यह देवराज का पुत्र था। किसका? देवराज का पुत्र था। कौन? वत्सराज। अपन ने देखा दोस्तों ये जो देवराज है, इस देवराज का पुत्र कौन है? ये वत्सराज है जो आपके गुर्जर प्रतिहार का अगला शासक बनता है। आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए ऐसे प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे दोस्तों? आपके वत्सराज को दोस्तों प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इतिहास के अंतर्गत दोस्तों जो आपका गुर्जर प्रतिहार वंश हुआ है, इसका संस्थापक हरिश्चंद्र नामक दोस्तों एक ब्राह्मण या क्षत्रिय को इसका संस्थापक माना जाता है। लेकिन दोस्तों वास्तविक रूप में इसकी जो स्थापना की है इस वंश की, किसने की है? गुर्जर प्रतिहार वंश की दोस्तों इस वत्सराज नामक व्यक्ति ने इसकी वास्तविक शुरुआत की है। देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों। वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया। कन्नौज पर अधिकार कर लिया। किसने? वत्सराज। कहां कर लिया दोस्तों? कन्नौज पर। देखिए इधर देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अपन आपके इस गुर्जर प्रतिहार में एक महान शासक के बारे में दोस्तों उसका एक इतिहास अपन देख रहे हैं जिसने आपके 25 वर्षों तक उत्तरी पश्चिमी सीमा की दोस्तों इतने अच्छी तरीके से इसने रक्षा की कि मुस्लिमों को कभी भी या विदेशी आक्रमणों को कभी भी भारत भूमि में दोस्तों इसने घुसने नहीं दिया। किसने? वत्सराज ने।
दोस्तों वत्सराज ने भारतीय इस भूमि पर 775 से लेकर के 800 ईस्वी तक इसने शासन किया। यह दोस्तों आपके इस देवराज का पुत्र है। देवराज आपका दोस्तों नागभट्ट प्रथम का क्या था? भतीजा था। दोस्तों देवराज का पुत्र कौन है? वत्सराज है। और दोस्तों इसे प्रतिहार वंश का, किसको? वत्सराज को दोस्तों प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे दोस्तों? वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इतिहास के अंतर्गत दोस्तों इस वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक बताया गया है। देखिए दोस्तों आगे अपन चर्चा करते हैं कि इसी के अंतर्गत कि दोस्तों वत्सराज ने अपने राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दोस्तों इसने सबसे पहले अपने जो अवंती थी या जो उज्जैन नगरी इसकी राजधानी थी दोस्तों, उसके आसपास के क्षेत्रों को इसने जीतना शुरू कर दिया। सबसे पहले दोस्तों इसने भारत के एक महान नगर कन्नौज पर अधिकार करना उचित समझा और इसने दोस्तों वत्सराज ने कन्नौज के शासक कौन था? इंद्रायुध। इंद्रायुध को दोस्तों वत्सराज ने पराजित कर दिया और कहां अधिकार कर लिया दोस्तों? कन्नौज पर अधिकार कर लिया। किसने? वत्सराज। आगे देखिए दोस्तों कि इस महान शासक ने और क्या क्या क्षेत्र विजित किए, कौन कौन से क्षेत्रों पर दोस्तों इसने अपने सैनिक अभियान किए, उसके बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। आइए अपन चलते हैं कन्नौज नगरी की ओर। दोस्तों कितना आनंद के साथ में अपन इतिहास को दोस्तों एक बार देख रहे हैं। जितना अच्छा, जितना ज्यादा दोस्तों आप इसको पढ़ने का प्रयास करोगे उतना ही दोस्तों आपको इतिहास के अंतर्गत मन लगेगा। दोस्तों ऐसे इतिहास नहीं आ सकता है। इतिहास को दोस्तों आप एक कहानी के रूप में, एक स्टोरी के रूप में दोस्तों, एक कथा के रूप में इसको आप पढ़िएगा, फिर देखिए इतिहास के अंदर आपकी रुचि इतनी बढ़ जाएगी कि आप इतिहास के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। फिर दोस्तों आप इतिहास से इतना प्रेम करने लगेंगे कि आपको इस दुनियादारी से जो आपका प्रेम है वो एक बार दूर होता चला जाएगा और इतिहास के प्रति आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों आइए अपन प्रेम करते हैं इस इतिहास के विषय के साथ में। तो यहां तक कोई समस्या दोस्तों एक बार देख लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि आगे और क्या है आपके इस गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अंतर्गत। दोस्तों देखिए चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कि आपके इसने वत्सराज ने दोस्तों देखिए वत्सराज ने गौड़ प्रदेश के शासक को पराजित कर इस पर अधिकार कर लिया। इस पर अधिकार कर लिया। किस पर दोस्तों? गौड़ राज्य पर अधिकार कर लिया। किसने? वत्सराज ने। वत्सराज ने, मैंने अभी बताया था दोस्तों कि यह महान कैसे बना। दोस्तों इसने पहले अवंती के आसपास के क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया। सबसे पहले इसने कन्नौज को जीता। कन्नौज को जीतने के बाद में आपके मध्य भारत में स्थित गौड़ प्रदेश को दोस्तों इसने जीतना चाहा और इसके शासक को पराजित करके दोस्तों इसने गौड़ प्रदेश को भी जीत लिया। आगे देखिए दोस्तों, अरे मेरे लाडलो इधर देखने का प्रयास कीजिए कि आपके इस वत्सराज ने बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल, कौन है दोस्तों? बंगाल का शासक पाल वंश का है और पाल वंश का शासक कौन है? धर्मपाल है। कौन है? धर्मपाल। दोस्तों इस वत्सराज ने धर्मपाल को भी
को भी पराजित किया। पराजित किया किसने? वत्सराज ने। ध्यान रखना कि इसने दोस्तों यह जो युद्ध हुआ आपका मुंगेर नामक स्थान पर हुआ। कहां हुआ? मुंगेर नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था। देखिए यहां तक दोस्तों एक बार आप देखने का प्रयास कीजिए। अब अभी इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। लाडलो एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए। अगर आपने एक बार इधर देख लिया दोस्तों तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आएगी दोस्तों। और अगर आपने एक बार इधर नहीं देखा तो दोस्तों जीवन के अंदर दुख ही दुख आएंगे। तो ऐसी गलती मत करना मेरे लाडलो, हमेशा याद रहेगा आपको जीवन में। देखिए दोस्तों कि वत्सराज ने मध्य भारत के अंतर्गत दोस्तों एक स्थान है गौड़ प्रदेश। कौन सा है? गौड़ प्रदेश। गौड़ प्रदेश के शासक को दोस्तों वत्सराज ने पराजित कर दिया और इसके क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किसने? वत्सराज जो गुर्जर प्रतिहार का महान शासक था, वास्तविक संस्थापक कहलाता है वत्सराज। देखिए दोस्तों वत्सराज ने बंगाल के शासक जो आपका पाल वंश का था, क्या नाम था दोस्तों? धर्मपाल। इस धर्मपाल को भी दोस्तों वत्सराज ने मुंगेर नामक स्थान पर या मुंगेर के युद्ध में दोस्तों इसने पराजित किया और बंगाल के शासक को दोस्तों हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों वह फिर कभी भी इस वत्सराज के शासन काल में कन्नौज की ओर नहीं आया। लेकिन दोस्तों एक इतना शानदार टर्निंग पॉइंट आएगा कि वापिस आपका वत्सराज दोस्तों जिस स्थिति से ऊपर पहुंचा है उसी स्थिति से दोस्तों यह नीचे भी पहुंचेगा। क्योंकि मैं कहता हूं दोस्तों जो आदमी एक बार जितने जल्दी ऊपर पहुंचता है वो उतने जल्दी नीचे भी पहुंचता है। तो वत्सराज भी दोस्तों अपने शासन काल में अपने राज्य को शुरुआत में इसने दोस्तों इतने तगड़ी विजय युद्ध किए कि यह जीता गया, अपने साम्राज्य का विस्तार करता गया। लेकिन दोस्तों एक राजा ऐसा था जिसने इस वत्सराज को पराजित किया और दोस्तों मरुस्थल के अंदर शरण लेने पर मजबूर कर दिया। अपन देखते हैं कि ऐसा महान शासक कौन सा आया दोस्तों जो इस आपके गुर्जर प्रतिहार के महान शासक को पराजित किया। देखिए लाडलो अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए त्रिकोणीय संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण घटना दोस्तों इसके शासन काल में त्रिकोणीय संघर्ष 100 वर्षों तक चला। कौन सा त्रिकोणीय संघर्ष? दोस्तों आपको ये समझना जरूरी है और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक को दोस्तों आप सबसे महत्वपूर्ण लाइन के रूप में लिख लीजिएगा। सबसे नोट डाल करके आप इसको लिख लीजिएगा त्रिकोणीय संघर्ष को। यहां से दोस्तों आपका क्वेश्चन 100 क्या 200% एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों आता है। अब देखिए अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं लाडलो। देखिए कि आपका क्या है और क्या नहीं है त्रिकोणीय संघर्ष। ध्यान देना लाडलो बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका दोस्तों हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला क्यों हुआ कारण बता रहा हूं। एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिएगा
कि आपका ये जो त्रिकोणीय संघर्ष है किन किन के बीच में हुआ और क्यों हुआ, क्या कारण था, और अंतिम विजय दोस्तों इस त्रिकोणीय संघर्ष में किसको प्राप्त होती है, ये सब स्थिति अपन देखेंगे। एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। देखिए, ये दोस्तों आपका पाल वंश का शासक है। किसका? पाल वंश का। कौन सा? ये वाला। उसके बाद में दोस्तों आप देखते हैं कि ये जो शासक है आपका, ये दोस्तों आपका राष्ट्रकूट शासकों का क्षेत्र है। किसका? राष्ट्रकूट शासकों का। ये आपका राष्ट्रकूट शासकों का है। उसके बाद में दोस्तों आपकी एक ये स्थिति आती है सिंधु नदी। इसके शासन काल में दोस्तों ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के बाद में दोस्तों ये जो आपका क्षेत्र है ये दोस्तों आपका गुर्जर प्रतिहार। किसका है? गुर्जर प्रतिहार। समझ में आ गया कि ये किसका क्षेत्र है आपके गुर्जर प्रतिहार का दोस्तों। मैं इसको इधर लिख देता हूं, गुर्जर प्रतिहार। ये क्षेत्र दोस्तों आपके इस समय, जिस समय आपका त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, ये क्षेत्र गुर्जर प्रतिहारों के अंतर्गत था, या इतने क्षेत्र में आपके गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। एक बार इधर देखिए दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं कि आपका यहां पर एक नगर है जो आपने चित्र दोस्तों देख रखा होगा। कौन सा? कन्नौज। कौन सा है दोस्तों? कन्नौज। कन्नौज। त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत दोस्तों इसे कन्नौज नामक स्थान से प्रारंभ होती है। ध्यान देना दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र पर जो भी राजा अधिकार कर लेता है वो संपूर्ण भारत का शासक माना जाता है या सम्राट माना जाता है। लेकिन दोस्तों पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल के अंतर्गत दोस्तों जो व्यक्ति इसे कन्नौज पर अधिकार कर लेता है वो व्यक्ति दोस्तों संपूर्ण भारत का सम्राट माना जाता है। तो दोस्तों इस समय इधर पाल वंश का शासक या पाल वंश के शासक दोस्तों इस पर क्या करना चाहते थे? अधिकार, और संपूर्ण भारत का शासक बनना चाहते थे। और इधर से दोस्तों आपके गुर्जर प्रतिहार भी इस पर अधिकार करना चाहते थे, और दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक भी दोस्तों क्या करना चाहते थे? अधिकार चाहते थे। किस पर? कन्नौज पर। हो गया ना त्रिकोणीय, अरे 1 2 नंबर और आपका ये 3 नंबर हो गया ना त्रिकोणीय संघर्ष। अरे 3 महान वंशों के बीच में जो युद्ध हुआ उसे क्या कहा गया है? इतिहास में त्रिकोणीय संघर्ष कहा गया है। समझ में आया दोस्तों कुछ कि त्रिकोणीय संघर्ष के मध्य किन किन वंशों ने भाग लिया? गुर्जर प्रतिहार, आपके दोस्तों पाल वंश और राष्ट्रकूट शासकों ने इस त्रिकोणीय संघर्ष के अंतर्गत दोस्तों भाग लिया। अब देखते हैं कि इस युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ। ध्यान देना, सबसे पहले ये दोस्तों आपकी कन्नौज नगरी है। कौन सी? कन्नौज। दोस्तों जिस समय गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज था, पाल शासक आपका दोस्तों धर्मपाल था, और राष्ट्रकूट शासक दोस्तों आपका कौन था? धौरव था। कौन था? धौरव। दोस्तों इस समय कन्नौज पर आयुध वंश का शासन था। किस वंश का? आयुध वंश का शासन था। कौन से वंश का दोस्तों? आयुध वंश का इस समय शासन था। आयुध वंश में भी दोस्तों 2 भाई थे। वो तो कहता कि मैं राजा बनो, एक कहता मैं राजा बनूं। दोनों के बीच युद्ध हो गया। अब कौन कौन से थे? एक का नाम था दोस्तों इंद्रायुध, दूसरे का नाम था दोस्तों चंद्रायुध। दूसरे का क्या नाम था? चंद्रायुध। पहले का क्या नाम था? इंद्रायुध।
दूसरे का क्या नाम था? चंद्रायुध। दोस्तों कन्नौज पर इस समय आयुध वंश का शासन था और इस समय यहां के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ा हुआ था। दोनों भाइयों के बीच में उत्तराधिकार के बीच को लेकर के युद्ध हो रहा था और इन दोनों ने दोस्तों उस समय के महान जो ताकतें थी पाल वंश के शासक और प्रतिहार वंश के शासकों से दोस्तों क्या लेना उचित समझा। दोस्तों इन्होंने इनसे अपने रक्षा यानी कि एक दूसरे का सहयोग लेना उचित समझा। तो देखते हैं कि कौन सा भाई किसकी सहायता या किसकी सहयोग लेता है, अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए आगे देखिए, पाल वंश का जो शासक था इसमें दोस्तों आपके चक्रायुध। चक्रायुध ने दोस्तों पाल वंश की जाकर के शरण ली। पाल वंश के शासकों से कहा कि आप मेरी सहायता करो इस उत्तराधिकार के संघर्ष। पाल वंश का तत्कालीन शासक धर्मपाल था। कौन था दोस्तों? धर्मपाल। पाल वंश का शासक कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल ने दोस्तों चक्रायुध की सहायता की और इसको कहां बैठा दिया? कन्नौज के शासन पर बैठा दिया। दोस्तों चक्रायुध का दूसरा भाई था इंद्रायुध। इंद्रायुध ने दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन था आपका? वत्सराज। वत्सराज की सहायता किसने मांगे? इंद्रायुध ने। दोस्तों इस वत्सराज ने पाल वंश के शासक धर्मपाल को भी अपन ने देखा था कि मुंगेर के युद्ध में पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में दोस्तों कन्नौज को अपने अधिकार में करके वहां का शासक किसे नियुक्त किया? इंद्रायुध को नियुक्त किया। यहां तक कुछ समझ में आया? एक बार दोबारा देखे दोस्तों। देखिए चलते हैं अपन, इधर ध्यान देने का प्रयास कीजिए लाडलो, बहुत आनंद आएगा आपको इतिहास पढ़ने के अंदर। दोस्तों एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए। देखिए भारतीय इतिहास में दोस्तों एक ऐसा संघर्ष होता है 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य दोस्तों, जिसे इतिहास में त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यह संघर्ष लगभग 100 वर्षों तक चला। इस इतिहास के अंतर्गत कितने वर्षों तक चला? 100 वर्षों तक आपका ये त्रिकोणीय संघर्ष चला। दोस्तों इस 7वीं से लेकर के 8वीं 9वीं शताब्दी तक इस समय भारत के इतिहास में 3 बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थी। एक आपकी गुर्जर प्रतिहार जो अवंती के शासक थे, दूसरा दोस्तों आपके बंगाल के पाल वंश के शासक, तीसरा दोस्तों आपके राष्ट्रकूट शासक जो दक्षिण भारत के महान शासक थे। इन तीनों के मध्य दोस्तों लगातार इस कन्नौज नगरी को लेकर लगभग 100 वर्षों तक बार बार युद्ध होता रहा। कभी प्रतिहार जीत जाते, कभी पाल जीत जाते, तो कभी आपके राष्ट्रकूट जीत जाते। तीनों के मध्य बारी बारी से दोस्तों कन्नौज नगरी को लेकर युद्ध होते रहे और इसी को इतिहास में क्या कहा गया है? त्रिकोणीय संघर्ष कहा गया है। अरे क्या कहा गया है? त्रिकोणीय संघर्ष कहा गया है। ध्यान देना दोस्तों कि वर्तमान में जो आपका बंगाल है, इस बंगाल पर पाल वंश का शासन था। दक्षिण में दोस्तों आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक के भाग में राष्ट्रकूट राजाओं का शासक था और दोस्तों आपके उत्तरी और पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। बीच में एक स्थान आता है दोस्तों आपका कौन सा? कन्नौज। और इस कन्नौज पर दोस्तों आपके आयुध वंश का शासन था। किसका शासन था? आयुध वंश का शासन। आयुध वंश में दोस्तों इस समय उत्तराधिकार को लेकर समस्या चल रही थी या युद्ध हो रहे थे। दो भाइयों को लेकर उत्तराधिकार के बीच में खींचतान हो रही थी। एक दूसरे दोस्तों राजा बनने के लालच में इन दोनों भाइयों ने
तो उस समय के दो महान साम्राज्य के राजाओं से सहायता मांगी। कौन कौन से राजाओं से सहायता मांगी देखिए। इधर दोस्तों कन्नौज के एक भाई था चक्रायुध। चक्रायुध ने बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल से सहायता मांगी। धर्मपाल ने दोस्तों इस इंद्रायुध को कन्नौज के युद्ध में हरा करके चक्रायुध को कन्नौज का शासक बना देता। चक्रायुध कन्नौज का शासक बन जाता है और दोस्तों इंद्रायुध वहां से भागता हुआ गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के यहां शरण लेता है और कहता है कि हे गुर्जर प्रतिहार शासक, आपको मेरी सहायता करने पड़ेगी। वत्सराज ने कहा कि हे मित्र, मैं आपकी सहायता जरूर करूं। वत्सराज दोस्तों इस इंद्रायुध की सहायता के लिए पाल वंश के शासक धर्मपाल से मुंगेर नामक स्थान पर दोस्तों युद्ध के लिए आकर के खड़ा हो जाता है। दोनों वंशों दोनों राजाओं के बीच भयंकर स्थिति वाला युद्ध होता है और दोस्तों इस युद्ध में अंतिम रूप से विजय वत्सराज को प्राप्त होते हैं। किसे प्राप्त होती है? विजय वत्सराज को प्राप्त होती है। दोस्तों इस युद्ध में वत्सराज विजय प्राप्त कर लेता है और कन्नौज को अपने अधिकार में करके वहां का प्रशासक इंद्रायुध को बना देता है। किसको बना देता है? इंद्रायुध को वहां का प्रशासक नियुक्त करे देता है। तो दोस्तों ऐसे कुछ हमारे देश के इतिहास में इस त्रिकोणीय संघर्ष का प्रारंभ हुआ जो आपका आगे लगातार 100 वर्षों तक चलता रहेगा। देखते हैं कि आगे और क्या है क्या नहीं है। दोस्तों आइए अपन चलते हैं। देखिए राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर दिया। पराजित कर मरुस्थल में शरण लेने को मजबूर किया। शरण लेने को मजबूर किया किसने? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने। दोस्तों ध्रुव ने वत्सराज को पराजित करके मरुस्थल में शरण लेने को मजबूर कर दिया। दोस्तों वत्सराज राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो जाता है और वह राजस्थान के रेगिस्तान में शरण लेने को मजबूर हो जाता है। जैसे ही दोस्तों आपका ध्रुव उत्तर भारत की विजय अभियान के बाद वापस दक्षिण भारत की ओर जाता है, तो जैसे ही वत्सराज ध्रुव आपका दक्षिण भारत पहुंचा, वत्सराज ने अपने छोटे मोटे प्रदेशों को जीतकर दोस्तों अपने राज्य में मिला लेता है और वापस अवंती पर अधिकार करे लेता है। देखिए दोस्तों आगे अपन चर्चा करते हैं। वत्सराज ध्रुव से पराजित होने के बाद पाल शासक धर्मपाल ने भी इसको पराजित किया। धर्मपाल ने भी इसको पराजित कर दिया और कन्नौज पर चक्रायुध को
राजा नियुक्त कर दिया, राजा नियुक्त कर दिया। किसने? धर्मपाल ने। देखिए दोस्तों, आगे अपन चर्चा करते हैं। ध्यान देना इधर दोस्तों, मैंने अभी आपको कहा था कि किसी व्यक्ति को जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है तो वो उतने ही जल्दी से दोस्तों नीचे भी आता है, यानी कि जितने जल्दी वो सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करता है उतने जल्दी वो नीचे भी गिरता है। तो इतिहास में ऐसा ही कुछ आपके इस वत्सराज के साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि यह पहले राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद में दोस्तों यह राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर के क्षेत्र में इसको शरण लेने को मजबूर हो जाता है। जैसे ही राष्ट्रकूट शासक वापस उत्तरी भारतीय विजय अभियान से दक्षिण भारत की ओर जाता है, इस वत्सराज ने अपना खोया हुआ कुछ क्षेत्र वापस प्राप्त कर लेता है और उज्जैन पर अधिकार कर लेता है। दोस्तों, ध्रुव के पराजित करने के बाद में वत्सराज को किसने पराजित किया? पाल शासक धर्मपाल ने पराजित किया। किसने पराजित किया? धर्मपाल ने भी इस वत्सराज को पराजित किया और कन्नौज पर दोस्तों धर्मपाल ने चक्रा युद्ध को राजा घोषित कर दिया। किसको राजा बना दिया? धर्मपाल ने कन्नौज का चक्रा युद्ध को राजा बना दिया। तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या? चले आगे अपन चलते हैं। देखिए आगे अपन और देखते हैं दोस्तों। देखिए धर्मपाल ने इस विजय के बाद कन्नौज में एक दरबार का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? एक दरबार का आयोजन किया। किसने? धर्मपाल। जिसमें उत्तर भारत के समस्त अधीनस्थ राजाओं ने भाग लिया। अधीनस्थ राजाओं ने भाग लिया। इस दरबार में गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने भी भाग लिया। देखिए दोस्तों, लाडलो एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कि धर्मपाल ने वत्सराज को पराजित कर दिया और कन्नौज पर दोस्तों चक्रा युद्ध को राजा घोषित कर दिया। और चक्रा युद्ध को राजा बनने के बाद पाल वंश के शासक धर्मपाल ने कन्नौज में एक दरबार का आयोजन किया। इस दरबार में दोस्तों उत्तर भारत के समस्त अधीनस्थ राजाओं ने भाग लिया। किसने? समस्त अधीनस्थ राजाओं ने भाग लिया। और इस दरबार में दोस्तों गुर्जर प्रतिहार के शासक कौन? वत्सराज ने भी इस दरबार के अंदर भाग लिया था, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ध्यान देना, क्वेश्चन यही आएगा दोस्तों कि कन्नौज के दरबार में किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने भाग लिया था? वत्सराज ने भाग लिया था। तो दोस्तों यहां तक कोई समस्या है क्या? आगे चले दोस्तों। देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं। देखिए
आगे चलते हैं दोस्तों। वत्सराज को रणहस्तेन की उपाधि रणहस्तेन की उपाधि धारण के थे। किसने? गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने। देखिए दोस्तों, इसके समय में उदोतन सूरी और दोस्तों जैन सेन ने ग्रंथों की रचना की। कौन से ग्रंथ है? कुवल है। उदोतन सूरी ने दोस्तों कुवल है यह माला नामक ग्रंथ की रचना की और जिनसेन सूरी ने दोस्तों हरिवंश पुराण लिखा। क्या लिखा? हरिवंश पुराण। ग्रंथों की रचना की। देखिए आपके गुर्जर प्रतिहार शासक दोस्तों वत्सराज के शासन काल में जैन धर्म के दो महान विद्वान उदोतन सूरी ने कुवल या माला नामक ग्रंथ की रचना की और जैन सेन ने दोस्तों हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ की रचना की। तो यहां तक कोई समस्या आपका दोस्तों? वत्सराज जो गुर्जर प्रतिहार शासक था उसकी राजनीतिक स्थिति आपके यहीं पर समाप्त होती है और अपने एक नए राजा के राजनीतिक स्थिति के बारे में दोस्तों जानते हैं। देखिए अगला आपका राजा है नाग। अगला राजा है दोस्तों आपका नागभट्ट द्वितीय। कौन सा? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय दोस्तों इसका शासन काल इतिहास में 795 से लेकर के 833 तक इसने आपके भारत भूमि पर दोस्तों शासन किया। ये इसका समय है इतिहास के अंतर्गत। देखिए दोस्तों आगे अपन चर्चा करते हैं। इसके बारे में दोस्तों अपन देखते हैं कि जो आपका नागभट्ट जो द्वितीय है इसके बारे में दोस्तों अपन चर्चा करते हैं कि यह गुर्जर प्रतिहार का महान शासक हुआ। दोस्तों इसके समय में गुर्जर प्रतिहार की दोस्तों सीमाओं का में इतनी वृद्धि हुई कि इसने भारतीय सीमा को दोस्तों सिंध से लेकर मुल्तान और काबुल तक इसने भारत की सीमा को पहुंचा दिया था। इधर दोस्तों पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में दोस्तों आंध्र तक इसने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की सीमाओं को दोस्तों पहुंचा दिया था। और दोस्तों अपन इसके बारे में कल की क्लास के अंतर्गत दोस्तों अध्ययन करेंगे। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों कल इसी अंदाज में, इसी जोश के साथ दोस्तों, इसी समय में दोस्तों आप इस क्लास के बारे में दोस्तों जो भारतीय इतिहास की गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की क्लास दोस्तों आपके 12 से 1 बजे रोजाना यूट्यूब के अंदर देव क्लासेज बूंदी यूट्यूब के अंदर दोस्तों लाइव चलती है। आप खुद भी इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और आप अपने दोस्तों को भी दोस्तों इसके बारे में बता दीजिएगा जिससे वो भी इसका आनंद ले सके। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल। राधे राधे।